अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। कराची का मौसम दिन को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का गर्म होता है पर अचानक बारिश हो जाती है। कल भी थोड़ी जब शाम होना शुरू हुई थी तो इस तरह से लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी, पर शुक्र है कि हमारे एरिया में बारिश नहीं हुई। अच्छा, अब ये बड़ा हो गया कि अब किसी एरिया में बारिश होती है और किसी जगह नहीं होती। तो जब भी बारिश होती है तो मैं ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे एरिया में ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि बारिश के बाद आपको पता है कि कराची की सिचुएशन क्या होती है कि आपकी गलियाँ, सड़क, यहाँ तक कि अब गटर भी उबल जाते हैं और घर के गटर भी उबल जाते हैं और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। ये जो निज़ाम है ये कितना ख़राब हो चुका है, ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है। तो इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि जब भी बारिश हो मेरे एरिया में ज़्यादा ना हो, ताकि दूसरे दिन अगर मुझे काम के लिए निकलना है तो आसानी हो। अच्छा, आज भी कहा गया है कि बारिश का है, कि बारिश हो सकती है। अच्छा, बारिश पहले जब मैं छोटी थी होती थी मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उस टाइम इतने ज़्यादा मामलात ख़राब नहीं थे, बारिश इंजॉय करते थे हम लोग। अब ये होता है कि बारिश होती है, सड़क, गलियाँ, लोगों के घरों में भी पानी आता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ता है और उसके साथ साथ हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोगों की दुआ होती है कि बारिश हो, बस इतनी हो कि जितने हम इंजॉय कर सकें, उसके बाद मुश्किल ना हो जाए हम लोगों को। वो इस वजह से कि कराची के जो निज़ाम है नाकिस निज़ाम है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से परेशान हो जाते हैं। अगर कराची के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और लोग आवाम का ख्याल रखा जाए कि आया बारिश के दिनों में या इन दिनों में इनको तकलीफ़ हो सकती है, तो आप यकीन करें बारिश बहुत अच्छी लगती है और सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और कराची वाले तो वैसे ही कहते हैं ज़िंदा दिल लोग हैं, बड़े खुश होते हैं, हर मौसम को बड़ा इंजॉय करते हैं। सड़कों में भी यही होता है कि जब पानी भर जाता है पता नहीं होता कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ गटर है, कहाँ कोई चीज़ है, क्योंकि वो पानी उस पर होता है कि हादसों का शिकार इंसान हो जाता है। और आपको तो हमारे सिस्टम का पता है कि जहाँ गटर है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है और ढक्कन हुआ भी तो दूसरे दिन आपको नज़र नहीं आएगा, तो वो एक नया हादसा जो है वो तैयार रहता है। इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। खैर, अब बारिश का जब है कि बारिश हो सकती है तो ख्याल रखें कि मौसम अगर इस तरह का बन रहा है और आप फजूल में अगर बाहर निकले हुए, एक तो होता है ना काम के लिए निकले हुए तो समझ आता है, अगर वैसे ही कहीं बाहर निकले हुए तो कोशिश करें मौसम बन रहा है तो फ़ौरन से घर आ जाएं, ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए। जैसे नागन की तरफ जो लोग रहते थे उनको बारिश के बाद बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा, गाड़ियाँ तक डूब चुकी थी, बाइक वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी देखी कि उनकी बाइक जब बंद हुई तो वो बेचारे फैमिली के साथ बहुत मुश्किल से जा रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि जब बारिश हो तो आप जो खंबे और लाइट्स और तारे हैं उनसे ज़रा दूर रहें, उन जगहों पे ना खड़े हों जहाँ कोई बोर्ड और इस तरह की चीज़ें, ताकि आप हादसों से बच सकें। ठीक है जी, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। सैटरडे आपको पता है कि पहला मेरा सेगमेंट है डॉक्टर साहब के साथ होता है हर बार, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना, कोई बात पूछना किसी भी आपकी बीमारी के हवाले से, तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी जी माशाल्लाह एवरग्रीन। डॉक्टर साहब ये बताएं, बारिश एंजॉय की आपने देखिए, या बिजी थे बारिश क्लिनिक अगर इंजॉय करना है हाँ। बारिश का तो फिर तो आपको जो हमारे जो शुमाली जो इलाका जाते हैं वहाँ जाना होगा। मरी है, कागान है, वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तो हम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अच्छा, या मुश्किल। हाँ, यहाँ जैसी बारिश का हम देखते हैं कि आसमान पे देखते हैं कि बारिश का कोई बादल का कोई टुकड़ा आ रहा है, हाँ। तो हम फ़ौरन भागते हैं कि अपनी सड़क को देखते हैं, अपनी हाँ। गाड़ी को देखते हैं, अपने मकान को देखते हैं, हाँ। अपने इलेक्ट्रिकल के और पानी की सप्लाई को देखते हैं। ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ये। फिर सबसे बड़ी बात बीमारियाँ, मक्खी मच्छर, ये वो तमाम चीज़ें। मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि हम लोग कोई सिविलियन हैं। हमें अफसोस होता है इस बात को कि जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं वहीं सबसे ज़्यादा मुश्किलात पाई जाती हैं। असल में पसे पर्दा इसका एक ही पॉइंट है जो मुझे समझ आता है, वो फ़राइज़ से गफलत। हर शख्स देखिए एम्प्लाई है यहाँ, हर जगह इलेक्ट्रिकल से लेके केडी है, वो केएमसी हो, हर जगह लोग मौजूद हैं, एम्प्लाई है, वहाँ वर्कर मौजूद है, काम नहीं करते। इसकी वजह क्या है? चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऊपर वाले भी बैठे हुए हैं घर में। हालांकि अगर एक्टिवेट हो जाएं सारे तो हर चीज़ अपनी जगह बेहतरीन हो, फिर मायनों में, सही मायनों में हम इंजॉय कर सकते हैं।
सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सवाल कर ही लेते हैं, अब फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि बारिश होने के बाद कौन सी बीमारियां जो है वो फौरन से जन्म लेती हैं और उठती हैं और बड़ी भरपूर उठती हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो स्पेशली जो बीमारियां जो होती हैं वो बच्चों और बड़ों के हवाले से, हल्की सी जब भी बारिश होगी हल्की सी ठंडक हो जाती है, और हमारे यहाँ ज़रा सी भी ठंडक पैदा होती है वहीं बच्चों के सीने पकड़ लिए जाते हैं। अच्छा, अब तो ओल्ड एज वाले हैं, बच्चे हैं, और किसी हद तक यंगस्टर हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं, बारिशों में नहा रहे होते हैं, तो उनके सीने सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा, सीनों के साथ दूसरे नंबर पे कोई चीज़ आती है जो आप खा रहे होते हैं, चीज़ें आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं। बारिश के पानी में जरासीम उड़ रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो जाके उसको जो है वो इन्फेक्टेड कर देती हैं, उससे गैस्ट्रो के अमराज आ जाते हैं। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर हमारे पास गैस्ट्रो के इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर उसी के साथ हमारे मच्छर मक्खी की प्रॉब्लम्स हैं, मलेरिया आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है हमारे पास, और अगर थोड़ा सा साफ पानी रख दिया तो डेंगू भी आ गया आपके पास है। अच्छा, कोरोना तो चल ही रहा है, वो तो सदाबहार है, अब तो एक अर्से से हमारे पास चल रहा है वो। अच्छा, फिर इसके साथ साथ और दूसरे प्रॉब्लम्स ये आ गई हैं, आपको हैरानी होगी कि जिसको हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं आजकल, वो हेपेटाइटिस है। आज का हमारा टॉपिक भी हेपेटाइटिस है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, ये इतने हैं हमारे मुल्क में कि हम जब डिस्कस करेंगे तो आप हैरान होंगी कि ये क्या हो रहा है, इतने इसके मारे हम तो इसको डिस्कस ही नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस पहले इतना ज्यादा नहीं था, अब बहुत ज्यादा, हर तीसरे बंदे को अगर चेक करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हेपेटाइटिस होता है। इसकी मेन वजह क्या? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। नया लेटेस्ट सर्वे जो है उसमें हर चौथा फर्द जो है वो हेपेटाइटिस में मुब्तला है। अच्छा। हर चौथा फर्द है। हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया को अगर हम ले लें तो 2 मिलियन लोग इस हेपेटाइटिस में मौजूद हैं, जिसमें से आपकी तकरीबन पूरी दुनिया लेवल पर मोर देन 2 लाख की डेथ हो रही है हर साल मोर देन 2 लाख की डेथ हो रही है हेपेटाइटिस के अंदर, समझना। तो अब जब ये इतनी डेलिकेट और नाजुक बीमारी है तो इसके साथ हमें इस पर तवज्जो करनी चाहिए। इसके जो बढ़ने के इम्कान हैं, ये जो बढ़ जाती है, इसके तरीके का यानी ट्रांसमिशन जो हेपेटाइटिस है वो भी बड़ा सबसे मुख्तलिफ है। इसका जो है ये कॉन्टैक्ट है, ये कोई ग़िज़ा से नहीं हो रही है, ये कोई पानी से नहीं हो रही है, ये कॉन्टैक्ट से। आपके जो एक कोरोना में हम कहते हैं कि भाई सोशल कॉन्टैक्ट ना करो, तो इससे सोशल कॉन्टैक्ट में से आपके हेपेटाइटिस की बचत हुई है। अच्छा। या आपके जब भी सोशल कॉन्टैक्ट आएंगे, इसके जो वायरस हैं, ये एक वायरस होता है, ये हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, फिर डी है, फिर ए, ये वायरसेस हैं हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होते हैं। इसकी वजह ये है कि अब दूसरी बॉडी कैसे अटैच हो, है ना। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका है। अब जैसे आपने सिरिंज इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं। सबसे पहले जो डिटेक्ट हो रहा था, ये जब ब्लड दिए जाते थे बीमारियों में, एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, उसकी जब स्क्रीनिंग हम लोग कराते थे तो उसमें हम देखते थे कि हेपेटाइटिस के जो वायरसेस आ रहे थे। वहाँ से इसकी ये अवेयरनेस शुरू हुई कि ये क्या हो गया, ये पानी ये जो है इसमें यहाँ कहाँ से आ गया ये। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपकी जो बॉडी की सिक्रीशंस हैं, समझे ना, हमारे सलाइवा है ना, सवाए जो है आंसू हो गए, आंसू के जो हमारी जो लेक्रीमेशन है, इसके अलावा बाकी हमारे हर बॉडी के हर हिस्से में हेपेटाइटिस होता है अगर वो इन्फेक्टेड बंदा है तो। यहाँ तक कि अगर आप जो है बाज़ औक़ात प्यार करने से भी हेपेटाइटिस फैल जाता है। अच्छा। यानी बच्चों को एक बंदा घर में हेपेटाइटिस का है, वो छोटा बच्चा आ रहा है, उसको प्यार कर रहा है, वो इधर देख रहा है, इधर चिम रहा है, वो हेपेटाइटिस को फैला रहा है, वो वेक्टर बन गया उसके साथ। अच्छा, ये भी हुआ कि वो जिसको हेपेटाइटिस है उसको पता ही नहीं था कि मुझे हेपेटाइटिस है, वो कैरियर चल रहा है। क्यों? इसलिए कि ये हेपेटाइटिस की जो एक अच्छा जो है बड़ा अलमिया ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। शुरू में सालों आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। अचानक कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएंगी। फर्स्ट कर लें आप ब्लड देने गए, फर्स्ट कर लें कोई आप टेस्ट कराने गए, उसमें आपको डिटेक्ट होता है कि अरे ये तो आपको हेपेटाइटिस हो रहा है। वो कहता है मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर वो हम उसको डिटेक्ट करते हैं, जब इसके टेस्ट होते हैं तो वो निकल आता है अंदर। अच्छा, जब वो निकल आता है फिर मरीज़ को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल। वो कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो भाई मैं क्यों दवाइयाँ लूँ। सही बात है। आप उसको कहा जाता है कि आपको अंदाज़ा नहीं है, आप एक कैरियर हैं, आपका जी बॉडी जो है वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर रही है, और सबसे नियरेस्ट जो है, सबसे नियर है वो आपकी वाइफ है।
वाइफ है, उसको ट्रांसफर होगा, फिर आपके बच्चे हैं उसमें जाएगा, फिर दोस्त अहबाब है उधर जाएगा। तो ये इतना डेंजरस बीमारी है, इसको फौरी तौर पर कट डाउन करने की ज़रूरत है। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि मैंने पहले भी कहा था, हम रूटीन अगर अपने चेकअप में आ जाएं, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद अगर हम रूटीन चेकअप करें तो उसमें हेपेटाइटिस के भी टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अगर हम वो कराते हैं तो उसमें डिक्लेयर हो जाता है। अच्छा, जैसे डिक्लेयर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाए, वो काउंसलिंग करेगा कि भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, आपको चंद दवाइयों की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी बात है कि हेपेटाइटिस में मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये कि मैंने देखा कि हेपेटाइटिस बी या सी या दूसरे ये मोड 80% अपने आप खत्म हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कितनी किस्में, ए बी सी डी? जी हाँ, इतनी इसकी ही है? नहीं, इसकी कई किस्में। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी तक चला गया ये। अच्छा, तो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजरस जो है बी और सी है। अच्छा, हाँ, लेकिन डी भी कम नहीं, कम तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ। लेकिन हम ये देखें प्रीवलेंस किसका ज्यादा है। हाँ। सबसे ज्यादा बी का प्रीवलेंस है। अच्छा। मैंने कहा ना, मोर देन 2 लाख अराउंड द वर्ल्ड मौजूद है, समझे ना, इससे डेथ हो रही है। हर चौथा आदमी बी का शिकार है, हर पांचवा आदमी हेपेटाइटिस सी का है, हर छठा आदमी डी का है। अच्छा, ए जो है वो बहुत साइलेंट होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में और लोगों में पाया जाता है। अच्छा। इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी मैं बताऊंगा कि जब ए हेपेटाइटिस ए होता है, इसमें सिर्फ बच्चों को ये होता है कि उसकी वीकनेस हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ए स्टार्ट होता है या ये मतलब थोड़ा सा गाइड लोगों को भी हो जाए ना, कि हम लोग जैसे समझते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, ए का अगर एहतियात ना की तो वो बी में चला जाएगा, इस तरह की कोई चीज होती है? ऐसा नहीं है, सिर्फ बी में ऐसा है। अच्छा, कि अगर बी है तो डी हो जाएगा, हो जाएगा। वो अच्छा। उसके दोनों के जो स्पाइक से मिलते हैं, अच्छा, तो बी वाले को डी हो जाता है। अच्छा, अगर फीमेल है, अच्छा ये 2:1 का रेशियो है, यानी अगर फीमेल 2 में है तो मेल में 1 होगा। अच्छा। तो अच्छा, अब जब फीमेल में होगी तो फीमेल आपको पता है प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन पीरियड है, उनमें हो जाता है। उनमें बी अगर है तो डी का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा। अच्छा, डी और ज्यादा डेंजरस है, बहुत रिपीटली ग्रो करता है वो। अच्छा। समझे ना, वो आपको बच्चे को किल एबॉर्शन कर सकता है, मिसकैरेज कर सकता है, वो आपकी बॉडी को इतना सीवियर पे बॉडी एक कर देगा, वो आपको फीवर कर देगा आपका, और बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो जाता है वो। तो हमें ये चाहिए कि हम जल्द से जल्द डायग्नोज तो करें। अच्छा, ये डायग्नोज बड़ी मुश्किल से होते हैं। अच्छा। हाँ, ये मेरे पास आई प्रेग्नेंट लेडी है, फर्ज कर लो, मैं एक जो है मैं ओवरऑल एक बता रहा हूँ कि जैसे लेडीज आई कहने के साथ मुझे बहुत जो है वो बॉडी एक हो रहा है, हल्का बुखार भी है, दर्द जिसमें ऐसे पेट में दर्द है, और यूरिन भी मेरा येलो आ रहा है। अब आपने यूरिन के टेस्ट कराया, जब हमने देखा हमने कहा अरे, जब हमने हेपेटाइटिस डी कराया तो डी निकल आया। डी निकल आया। अच्छा, जब वो डी निकल आया तो उसकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हमने देखा कि आ रही है बच्चे की, तो बहुत मुश्किल से वो बच्चा जो है बेबी को भी सेव किया जाता है, उसको सेव किया जाता है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल करती हूँ और फिर मैं ए पे दोबारा आती हूँ, क्योंकि बच्चों के हवाले से आपने बताया था, उस पर भी आऊँगी, उस पर भी डिटेल में बात करूँगी। पर मुझे ये बताएं कि अगर कोई लेडी को हो जाता है हेपेटाइटिस, तो क्या वो प्रेगनेंसी उनके लिए नुकसानदेह नहीं होती? क्या उनके लिए जानलेवा हो सकती है प्रेगनेंसी, अगर वो हेपेटाइटिस की मरीज हैं, बी या सी या डी उनको है? सही, अभी तक का देखिए रूटीन ये है कि इसमें डेथ दर कम होती है। अच्छा। इसकी वजह क्या था कि ये है कि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, यानी तकरीबन शुरू के 2-3 साल तक ये साइलेंट रहती है, फिर ये इसकी सिम्टम आने शुरू होंगी। जब सिम्टम आएंगे क्लिनिक के तो फिर पता चल जाता है कि ये चीज़ हो रही है, फिर ये चीज़ हो रही है। तो अच्छा, अगर यंगस्टर हैं आप, ओल्ड एज में नहीं है, अब 40 नहीं है, तो ये जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाए। ट्रीटमेंट आसान है, अच्छा। दोनों के ट्रीटमेंट आए हुए हैं, तकरीबन बी और सी के दोनों वायरस, एंटीवायरस के बेहतरीन ड्रग्स हैं। हेपेटाइटिस सी का इलाज बहुत सिंपल है, 2 से 3 महीने 4 महीने बस खत्म हो जाता है, बिल्कुल ये। अच्छा, बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। बी का भी यही हिसाब है, बी के एक लॉन्ग टर्म में 1-2 गोली खानी पड़ती है, वो भी क्लियर हो जाता है। डी जब आपने देख लिया कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, आप उसको कॉम्पनसेट करें, उसको बढ़ने नहीं दें, फिर जैसे ही वो उसको कंट्रोल करते हैं ये भी कंट्रोल हो जाता है। ये अब सब कंट्रोलेबल डिजीज है, क्योरेबल डिजीज है, पहले कोई नहीं था। 90 और 2000 तक ये बहुत ही डेंजरस मानी जाती थी ये चीज़ें। हम देखते थे कि हमारे पेशेंट जो भी ज़्यादा होते थे मुंह में डेथ होती थी। इसकी वजह ये थी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी सख्त थी। बी और सी की बात कर रहा हूँ, बी और सी
क्रोनिक हेपेटाइटिस, पहले ये एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, फिर ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में डेवलप हो जाता है। जब ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में डेवलप होता है तो फिर ये सिरोसिस ऑफ लीवर में चला जाता है, वो एक कैंसर की पूरी एक किस्म है, फिर बाकायदा कैंसर बन जाता है लीवर का। जब कुछ सोचें, जब सिरोसिस बन गया, कैंसर हो गया, तो बचना किधर है मरीज ने, है ना। लेकिन फिर भी 5 साल 10 साल ऐसे लगते हैं, उनकी डेथ होती है। फिर आप इसको क्यों नहीं हमने कंट्रोल, अब तो बहुत कंट्रोल में। अब ये अवेयरनेस लोगों में, इसकी वजह क्या है, हमारे यहाँ ब्लड देने का रुझान ज़्यादा है माशाल्लाह। हम लोग जो है रूटीन के टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बीमारियाँ बहुत हो गई तो उसी में टेस्ट भी हो जाता है, तो इसमें डिक्लेयर हो जाता है जल्दी। जैसा डिक्लेयर होता है तो उसका इलाज भी हो जाता है। हम इलाज के लिए बताते हैं कि भाई क्यों घबराते हो, हेपेटाइटिस सी का 2 महीने 3 महीने में बिल्कुल कंप्लीट इलाज हो जाता है। बिल्कुल बी आ गया, वो भी आपका एक आध गोली 2-3 महीने के बाद हम एक आध गोली दे देते हैं, वो अपने खाते रहो, कुछ भी नहीं होता। बड़ा बेहतरीन इलाज है। डी का ए का बड़ा अच्छा इलाज है, सिंपल सपोर्टिव थेरेपी है खाली। आप लीवर को बचाएं, आप इन्फेक्शन होने से बचाएं। इम्यूनिटी जैसे हमने कहा था कोविड में होती है, इसमें भी इम्यूनिटी बड़े काउंटेबल होती है। अच्छा। सारे सिस्टम बॉडी के जो है वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करते हैं। जहां आपका डिफेंस मैकेनिज्म वीक होगा, बीमारियां अटैक करेंगी, उनमें ये बीमारियां अटैक करेंगी। तो हेपेटाइटिस को हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी आई कहाँ से, ये हमारे इर्द गिर्द बीमारी नहीं थी। ये माइग्रेशन जो लोगों ने किया था, ये जो चाइना से लोग पाकिस्तान आए, ये जो अफगानिस्तान से लोग हमारे मुल्क में आए, साउथ अफ्रीका से हमारे पास आए, इनमें था ये जरासीम। अच्छा। ये आने के बाद आगे फैले, इन्होंने सिरिंजिंग यूज़ कराई। पहले हमारे यहाँ डॉक्टरों के पास जब पेशेंट आता था तो सिरिंज हुई पुरानी इस्तेमाल हो गई, वो उस पुरानी में एक इसको लगी, एक दूसरे को लगी, वो इसको स्प्रेड हो गया, ये उससे स्प्रेड हो गया। बाज़ औक़ात इसी के साथ HIV जो बीमारी, एड्स की बीमारी, वो भी डेवलप हो जाती है। अच्छा, तरीक़ेकार सबका एक ही है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका सेम है। हमें ख्याल है, मिसाल के तौर पे आपके दांत तो ख़राब है, आपने ब्रश रखा हुआ है, आपने गए, आपने कहा कि चलो ये ब्रश किसी का रखा हुआ है, चलो मेरे एक ही तो मारना है, आपने कट किया, उसमें या तो एड्स का होगा या हेपेटाइटिस का जरासीम होगा, वो लग गया, अब आप स्प्रेड करेंगे, आपको पता ही नहीं है, ये हो गया। इसी तरह आप बार्बर के जाते हैं, आप कहते हैं कि यार ये जो है मेरा शेप बना दो, या मेरे से एयर जो इससे कटिंग, अब वो जो वो इस्तेमाल कर रहा है सीजर या वो जो ब्लेड कर रहा है वो इन्फेक्टेड था, वो उसने यूज़ इस्तेमाल किया, अब वो क्या गया, आपको फैल गया वो। यानी इतनी अहम चीज़ों से ये स्प्रेड कर जाता है कि आपको हैरानी होगी कि ये आया कैसे, कैसे गया, जबकि बिल्कुल आ गया। अब क्या ना, आप देखें ना, घर में है एक बच्चे को आप प्यार कर रहे हैं, वो फैल गया, सही ना। अच्छा, मियाँ बीवी के रिश्ते, इनमें फैल गया, सब में ना। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आप जल्दी निकलेंगे। अब एक अगर हेपेटाइटिस किसी को है, आपका काम है पूरे घर का टेस्ट करना होगा, आपको पूरी फैमिली को टेस्ट करना होगा, वाइफ को, बच्चों को, इस गिर्द गिर्द जो दोस्त अहबाब आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, जहाँ आपने देखा कि आपके साथ वो बैठे हैं, उठे हैं, लेकिन ये ख्याल रख लें आप कि ये पानी से या खाने पीने से नहीं फैल रहा, ना ये टच करने से हो रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपने बॉडी टच कर लिए तो फैल गया, ऐसा कुछ नहीं। सिक्रीशन, बाज़ औक़ात तो ये भी स्टडी आ गई है कि पसीने आपको आ रहे हैं, आपने पसीने में चीज़ें, आपने हाथ मिला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो भी जा रहा है, पसीना एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी इतनी नाजुक चीज़ें थी। अच्छा, पहले की एक स्टडी थी ये कि जो मैटरनल जो मदर्स जो डिलीवर होते थे बच्चे, उनमें नहीं होता था। अच्छा। यानी उस वक्त ये रिसर्च नहीं थी, फिर बाद में स्टडी हुई, मिस्र की और दूसरे मुल्कों की हम लोगों ने स्टडी की। अब जो कंसेप्ट आ गया कि माँ में अगर ये हेपेटाइटिस मौजूद है तो माँ से बच्चे में जो न्यू बेबी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, जब उसमें चला गया, आपने टेस्ट तो किया ही नहीं कोई, अब माँ तो चल रही है, इलाज हो रहा है, बच्चा कैरियर हो रहा है, अब बच्चा चल रहा है, बढ़ रहा है, अब वो 3-4 साल के बाद चीज़ें निकलनी शुरू हुई, उसकी जो है प्रॉब्लम के रेट जो थे, उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हुई। ऐसे बच्चे बड़े डेंजरस हो जाते हैं आगे जाके। 4 और 5 और 6 साल के बाद मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे जिनके हेपेटाइटिस बी, ज़्यादातर बच्चों में हेपेटाइटिस बी होता है, सी का चांस बड़ा कम होता है। अच्छा, जब बी हो गया और ये कॉम्प्लिकेशन हो गई तो जिगर से पानी बनना शुरू होता है, ईसाइटिस कहते हैं, जिगर पेट फूलना शुरू हो जाता है, पानी बन जाता है, लीवर डैमेज होने लगता है बिल्कुल। अब ये जब वो डैमेज होगा, आपकी सारी चीज़ें बॉडी की, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट सब कम हो गई, अब वो बिल्कुल हेल्थ उसकी कम हो रही है, और अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर मैनेज नहीं करते तो डेथ हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की पूरे टेस्ट होनी चाहिए,
बार बार शुरू में, बीच में, एंड पे बच्चे जैसे हो जाते हैं। बच्चे जैसे ही जो है वर्ल्ड में आते हैं, आपने दुनिया में आए, आपने फौरी तौर पे उनकी भी टेस्ट कराए आपने, आगे देखे, फिर उसके साथ अगर एक को है पूरी फैमिली के टेस्ट कराए आप। इसके साथ आप ये समझ लें कि जो डिलीवरीज होती हैं, जो मैटरनिटी होम्स होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें आम इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर सकते, और जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जहाँ उसके लिक्विड से जो लाइकर है या किसी चीज़ से अटैच हो जाएंगे या लग जाएगा, उससे भी वो स्प्रेड होगा। वो एक लेबर रूम में जो है वो अगर आपने स्टेरिलाइज नहीं किया तो सारा हेपेटाइटिस हो गया उसके अंदर, है ना। आप गलत पहने में बड़ी एहतियात करते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी या डी की जो डिलीवरीज होती हैं या जो ऑपरेशन होते हैं, बड़ी एहतियात की जाती है, वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। आम उनको आप एडमिट नहीं कर सकते आप इन चीज़ों को। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंतहाई सब जब इतनी ज़रूरत है तो हम इनके शुरू में क्यों नहीं एहतियात कर लें। हाँ, बिल्कुल, तो हमारा काम यही है कि शुरू में हम उनका टेस्ट करें उनके, और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर से रिव्यू करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। इसमें बड़ा आसान हो जाता है, इसमें कोई मुश्किलात बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे पूछूंगी कि स्टार्ट में बात हुई थी पर वो वहीं थोड़ी रुक गई, तो मैंने दूसरा सवाल कर लिया, पर उस पर भी आते हैं, हो सकता है कुछ लोग सुनना चाह रहे हो। डॉक्टर साहब, बच्चों में भी हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है और ए का ज़्यादा है, तो वो किस वजह से, और आया वो ठीक हो सकता है किन वजूहात से ए और इतने छोटे बच्चों में हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, इसकी इस सबसे बड़ी वजह दिया है, सबसे बड़ी वजह तो पेरेंट्स से, मदर से ना, वहीं से वो आया वो बच्चों में और वही चलना शुरू हो गया। 2-4 साल तक मालूम नहीं हुआ, जब आपने उनके टेस्ट करे तो मालूम चल गया। इसके अलावा यही बच्चे ऐसी जगह से टच में आ गए, मिसाल तो उन्होंने ब्रश इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने कोई कंगा कॉम ये इस्तेमाल के लिए भी फैल जाती है। अच्छा। ये यानी इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल डिफरेंट है आम लोगों के मुकाबले में। यानी हमारे यहाँ एक ये होता है कोरोना के सिलसिले में या दूसरी बीमारियाँ कि हम पानी से, ग़िज़ा से, हम इनसे बच रहे हैं। यहाँ ये बिल्कुल डिफरेंट हो गई। यहाँ बॉडी कॉन्टैक्ट, कोई ऐसी इन्फेक्टेड चीज़ हो वो आपसे बॉडी से टच हुई हो गया, ब्लीडिंग, ज़रा भी कहीं भी ट्रामा, आपका ट्रामा हुआ, आपकी इंजरीज हो रही है, आपके ब्लड निकला है, आपको पता नहीं है, आपका जो आपको हेपेटाइटिस हो रहा है, वो जो ब्लड जहाँ जहाँ जिसको टच होगा वो स्प्रेड हो गया। इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो बंदे जो आपके नज़दीक आ रही है, नर्स आपके पास नज़दीक आ रहे हैं, आपके पास मेल ना या फीमेल है, तो उनको इन्फेक्टेड हो, वो आपकी ड्रेसिंग कर रही है, वो इन्फेक्टेड है, उनका ब्लड जो है ना, इसका ब्लड आपको लग रहा है, समझे ना। तो ये जो इन्फेक्टेड है उसका पसीना और दूसरी चीज़ें वो सब अगर आपने स्टेरिलाइज नहीं किया सही तरह तो एक दूसरे उसका इसको लगेगा, इसका उसको लगेगा। तो ये देखिए, यानी मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं अगर वो स्टेरिलाइजेशन के साथ नहीं होंगी, वो भी एक सबब बन जाती हैं हेपेटाइटिस को फैलाने के लिए। छोटे बच्चों का भी ये होता है। छोटे बच्चों की मैंने कहा ना, उनको पता ही नहीं है ना बेचारों को, वो क्या हर चीज़ में सब हैंडलिंग है यूज़। आप बच्चों को मना कर दें कि बेटा आपने कोई चीज़ को यूज़ नहीं करना, घर के यूज़ करनी है, यहाँ देखिए नहाने की टॉवल है आप उसकी इस्तेमाल कराएं, आप समझे ना। इसी तरह कंगों का इस्तेमाल है, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, सिरिंजों का इस्तेमाल है, आप इनको जो है एहतियात करेंगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा, सेफ रहेगा। ट्रीटमेंट इसका बड़ा सिंपल है। अच्छा। आप सपोर्टिव थेरेपी करते हैं। हेपेटाइटिस ए की जो है बाकायदा जो इसका प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है वो नहीं है, तो इसका हम सपोर्टिव थेरेपी, यानी उसमें हेपेटाइटिस हो रहा है, पीले का इम्कान है, दर्द है जिसमें हल्का बुखार, आप उसको दे, ये स्लोली इम्यूनिटी इसको आप बढ़ाएं बच्चे की, ये बच्चा आगे सेटल हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होता है ये। हाँ, ये कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल चलता है इलाज। 16 मैंने किया, मेरे पास बहुत पेशेंट है हुए, मैंने इनको ट्रीट किया, समझा दिया, आखिर में नेगेटिव हो गया, ये भी हो जाता है। इसी तरह बी और सी के भी यही ट्रांसमिशन है, यानी आप ब्लड से फैल गया, ये समझे ना, कॉम से फैल गया, ईट भी इसी तरह फैलती है। अच्छा, यूजुअली ये सब ये होता है कि बी के साथ और प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, एड्स की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अच्छा। एक कंप्लीट जो है टेस्ट जो है सीरोलॉजी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सीरोलॉजी का टेस्ट के साथ हम PCR कराते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे अहम ये है कि अगर एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो जाता है, हम उसका इलाजा का अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं उसका, तो उसमें जो है ये समझ लीजिए कि जो एंटीबॉडी बन जाती है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा। या एक मरतबा किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, फिर आप सिंपल टेस्ट जो इलाजा पे कराते हैं हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा। या वो नेगेटिव होता ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि एंटीबॉडी बनी हुई होती है आपके बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि यार इनका तो हमारा इलाज भी हो गया, सब हो गया, अभी पॉजिटिव क्यों आ रहा है, तो आपको PCR कराना होगा। अच्छा। जैसे PCR होगा वो नेगेटिव है उसमें, तो आपको नहीं है।
लेकिन बॉडी का पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में मौजूद है जो सेफ्टी है, जो मौजूद है सेफ्टी, दोबारा नहीं होता ये नहीं होगा ये बार बार अटैक कर रहा हो, बार बार नहीं, एक दफ़ा आपका हो गया सेफ हो गया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए बी सी ए सब अहम है, लेकिन वैक्सीन जो है खाली जो है वो हेपेटाइटिस बी की है, सी की कोई वैक्सीन नहीं है, ए की भी नहीं है। तो आपको बी की वैक्सीन आपको लगानी होगी। अगर आपने देखा एक मरतबा अगर किसी को अटैक हो जाता है फिर उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, एंटीबॉडी बन गई है उसकी। लेकिन जिनको नहीं है, अब देखिए जहाँ बच्चों की पैदाइशी टीके लगते हैं वहाँ हेपेटाइटिस बी के भी लगाए जाते हैं स्टार्टिंग से, तो उनकी प्रॉपर डोसेज दें, बच्चों को दें तो वो बच्चे सेफ हो जाते हैं। हम सबको बी वैक्सीन लगनी चाहिए, अगर नहीं लगी है उसकी मुझे लगी हुई है डॉक्टर साहब, हाँ लगी हुई है तो वो सबको लगनी चाहिए, घर में बच्चों को लगनी चाहिए। अलमिया ये है कि सी की नहीं है तो मजबूरी है, कोई बात नहीं है। आइंदा अगर खुदा ना खास्ता कोई नीचे हो तो आप सी के भी आ जाएगी इंशाल्लाह वैक्सीन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसका बचाव करना है, उसकी वैक्सीन लगानी है, उसका फिर डिस्टेंस करना है, सोशल डिस्टेंस जैसे कोरोना में होता है ऐसा इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक क्लियर ना हो जाए, मैं ये कहता हूँ कि जब तक हेपेटाइटिस अगर एक में मौजूद है, वाइफ में या शौहर में किसी में, तो आपको सोशल डिस्टेंस रखना होगा जब तक कि दोनों एक मुकम्मल ट्रीटमेंट ना हो जाए। जैसे ट्रीटमेंट हो जाए फिर आप डिस्टेंस आपस के बच्चों का ये आपको सिक्रीशन है ये करना है। अच्छा, पहले एक बात ये होती थी कि मदर को हुआ, बच्चे को हुआ, बच्चे के जो मिल्क है अभी तक की जो है इसमें डाउटफुल है कि बच्चे माँ का जो दूध है उसके अंदर हेपेटाइटिस के जो है जर्म्स नहीं होते तो वो दूध पिला सकते हैं। अभी तक भी इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो रहे हैं। अच्छा। एक कहता है कि नहीं पिला दो, एक कहता है नहीं पिलाओ। लेकिन मेरा अपना ख्याल अभी तो यही है कि सिर्फ कुदरत ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कुदरत ने माँ के दूध में सिक्रीशन ये हेपेटाइटिस की नहीं रखी, तो माँ का दूध पिला सकते हैं, माँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती है भले वो हेपेटाइटिस की हो। अभी तक की तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन आगे आगे देखिए और रिसर्च होती है तो क्या होता है इसका, तो हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए इन चीज़ों। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, हेपेटाइटिस का मरीज जो होता है वो जिगर का प्रॉब्लम हो जाता है हेपेटाइटिस वालों को, उस पर थोड़ा सा बताएं देखने वालों को कि जिगर को नुकसान देता है हेपेटाइटिस। देखिए ये जो मैं सिंपल बता दूं कि एक्चुअली हेपेटाइटिस हम कहते हैं किसे हेपेटाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, एक जरासीम का एक अटैक होता है जिगर के ऊपर। अब ये एक्यूट अगर हो रहा है तो जल्दी आपको वह क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाएंगी, वो भी लेकिन इतनी जल्दी नहीं, वो भी टाइम लेंगे, 3 महीने 6 महीने लेती हैं। इसके जो अटैक होते हैं वो इतनी जल्दी अपीयर नहीं होते उसके। लेकिन इसमें जो जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है, हर पीलिया या हर जॉन्डिस या हर इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस बी सी या ए नहीं होता या इसके बहुत से और इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है, हमारे यहाँ दूसरे जो है ब्लड डिसऑर्डर के जॉन्डिस हो जाते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया में होता है उसमें हो जाता है, बहुत से फैक्टर है। पर डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता कि ऐसा तो कोई नहीं है कि जॉन्डिस का अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें तो वो हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा उस वक्त होगा जब तक के कोई कॉन्टेक्ट आपके साथ नहीं होगा। अच्छा, अगर आप कितने ही कमज़ोर हो, मरीज कितना ही कमज़ोर हो रहा हो, इम्यूनिटी इसकी कमज़ोर हो, लेकिन कांटेक्ट आना ज़रूरी है। कहीं से वायरस आएगा। अच्छा। आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस के वायरस नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है। ये कोई बंदा आएगा बाहर से, समझे ना, या तो वो ब्लड उसको सिस्टम डिसऑर्डर होगा, या वो सिरिंजिंग का इस्तेमाल होगा, या उसकी ऐसी कोई ऐसी कांटेक्ट चीज़ होगी जो आपके कांटेक्ट में आएगी तो ये फैलेगा, अदरवाइज ये नहीं फैलेगा। तो जितने लोग माइग्रेट करके बाहर से आए थे, चाइना, ये सबसे ज़्यादा इसका जो प्रिविलेंस है चाइना में है, फिर दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान में है, फिर वहाँ से चूँकि हमारे पेशावर साइड है जो उधर में ये लोग पहले उधर ही आए थे तो फिर उधर रेशू बढ़ गया इसका, हमारे सिविलियन में कम हो गया, वो ज़्यादातर ख़वातीन जो आई हमारे पास उनमें था ये। हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है, ये दूसरी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन अब तो हर जगह ही आम हो गया, प्रिविलेंस इसकी बड़ी आम है। तो हमें चाहिए कि हम इस पर बहुत ही केयरफुल हों और इसकी जो वैक्सीन है वो लगें, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, बच्चों को अपने अभी से वैक्सीन लगवा के रखें अभी की, और इंशाल्लाह जो भी तरीक़ेकार है उसको अपनाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल करते जा रही हूँ, ब्रेक का टाइम आ गया पर मैं सवाल करके जाऊँगी कि डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस तो हो गया, अब डाइट कैसी लेनी है,
वो आप मुझे ब्रेक से आके बताएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब। तो आप देखते रहें हमारा शो। अगर जिन लोगों को हेपेटाइटिस है उसके बारे में आपको प्रॉपर अवेयरनेस दी जाएगी इस टाइम आज शो में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हेपेटाइटिस का है। और उसके अलावा ये भी बताई जाएगी कि किस तरह की डाइट आप लोगों को रखनी चाहिए अगर आप हेपेटाइटिस है आपको। तो अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए। आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बगैर, क्योंकि आगे भी मैंने कुछ सवाल करने हैं कोविड-19 के हवाले से। तो मैं डॉक्टर साहब से पहले जल्दी से पूछ लूँगी, डॉक्टर साहब डाइट बताएं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि जिगर की बीमारी है ये, ठीक है। और ये एक्यूट या क्रॉनिक होगी। जब एक्यूट होगी तो आपको अंदाजा नहीं होता कि बीमारी क्या हो रही है, लेकिन जब ये डिक्लेयर हो जाती है तो आपका जिगर डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब ये हुआ हाजमा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। और हाजमा का मतलब ये हुआ कि जो आप ग़िज़ा खाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है। आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगेगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन ग्रेजुअल होने लगेगी, मैदे की तेजाबियत बढ़ने लगेगी। तो इसकी ग़िज़ा बड़ी सिंपल है। आप जितनी भी ग़िज़ा आप खाएंगे वो लिक्विड डाइट पे पहले अपने को रखेंगे। यानी आपने इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, आप मीठी चीज़ें लेंगे, जूस पियेंगे, आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, आपका जिगर बेहतर होगा। आपने देखा होगा कि जब ये जिगर की बीमारियां होती हैं तो हर डॉक्टर कहता है भाई ड्रिप लगाओ या ग्लूकोज पियो। तो ये इसकी वजह क्या है कि जितना ग्लूकोज एनर्जी देगा जल्दी जिगर को, जिगर आपका बेहतर काम करेगा। और जितनी आप फैटी डाइट, कोलेस्ट्रॉल वाली, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट ये रिकमेंड होती है। मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, ऑयल और घी मक्खन से भी थोड़ा दूर रहना है। जितनी भी ऑयल वाली चीजें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, ये आपको अवॉइड करनी है। ये आपको कम से कम खानी है, ताकि ये आपकी ये जो चीज़ होती है ये डैमेज करती है। ये जाके एब्जॉल्व होके जिगर के अंदर, जिगर के सेल को डैमेज करती है। तो हमें चाहिए कि हमें ये वाली डाइट कम करें। प्रोटीन रह गई जो ग्रोथ के लिए होती है वो आपको लेनी है। उसमें आप अंडा, दूध, मछली ये कुछ ले सकते हैं आप, बिल्कुल ये इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप पराठा खाते हैं, अगर आप जो है कोई ऑयल की ले लेते हैं आप कोई चीज़, वो आपको नुकसान दे, आप उसको एहतियात करें। लेकिन उस वक्त करेंगे जब आपका एजीपीटी लेवल जो है या आपकी जो बिलिरुबिन लेवल जो है वो आपके बढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल हो रहे हैं। एजीपीटी लेवल जो है वो आपका अब नॉर्मल हो रहा है, और उस हिसाब से फिर आप ग़िज़ा अपने तयन करते हैं आप। लेकिन जो एनर्जी आप लिक्विड डाइट से ले सकते हैं वो बेहतरीन है। तो अपनी डाइट का डिज़ाइन ऐसे करें कि कोलेस्ट्रॉल बेहतर करें, कम से कम करें, कार्बोहाइड्रेट को बेहतर करें, प्रोटीन डाइट उसमें शामिल होनी चाहिए, और थोड़े थोड़े नमकियात हैं जो है, एलिमेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये थोड़े थोड़े लेते रहें। मैं समझता हूँ बेहतरीन है। प्रॉब्लम किधर जाती है फिर आपको बता दूँ मैं। प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट, एक हाइपरटेंशन या डायबिटीज पेशेंट है, वो बड़े बच्चा क्यों, बच्चों में शुगर होती है ना, अब अगर वो भी है और हेपेटाइटिस बी भी है उससे, तो ये प्रॉब्लम है। ये तो क्रिटिकल पोजीशन पर है। यहाँ आप शुगर की, यहाँ आप कार्बोहाइड्रेट दे नहीं सकते शुगर की वजह से, और उसको फिर देंगे क्या आप, समझे ना। इसको भी आपने थोड़ी थोड़ी मॉनिटरिंग करते जाएंगे, एजीपीटी लेवल को और शुगर लेवल को, उसके हिसाब से आप डाइट इसको देते हैं। इनकी डाइट बड़ी कम हो जाती है, स्पेशल डाइट इनके लिए आती है, वो हम इनको देते हैं। ये बड़े केयरिंग पेशेंट होते हैं, इनको केयर करना पड़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से हम कोविड की तरफ आते हैं, कोरोना, क्योंकि लाजमी होता है हमारे शो पे लास्ट में हम ज़रूर बात करते हैं। थोड़ा सा आज बात करेंगे लॉन्ग कोविड, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये तो मैंने पहली बार सुना है और सुन के मुझे हैरत भी हो रही है। अच्छा लॉन्ग तो क्या मतलब, लंबा जाता है, ये एक टाइम लेता है क्या, इसका क्या है डॉक्टर साहब? ये असल में पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। जब एक मरतबा कोविड का अटैक हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, सही हो गया, जब वो सही हो जाता है लेकिन वो एक्चुअली इनकम्प्लीट सेट होता है वो। अच्छा। वो उसमें थोड़ी सी सर्वाइवल जो जर्म्स है वो चलते रहते हैं। तो वो जो कोविड के जो जर्म्स हैं वो 3 महीने से 6 महीने तक बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। उनकी वजह से बॉडी जो है आपके कुछ ऐसी सिम्टम देती है जिससे आप समझते हैं कि ये सिम्टम आम बीमारियों से मुख्तलिफ है।
इतनी यानी यूँ समझे फैटिक होगा, आप लिथार्जिक हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, आपसे काम करने की आपको हिम्मत नहीं होगी। अच्छा ये मतलब कोई भी काम करेंगे तो बड़ी सुस्ती बड़ी से, सुस्ती बड़ी होगी। मतलब वो हो नहीं अच्छा रहा होगा। आपसे कहेंगे कि भाई आपको कोई बुखार है, नहीं नहीं बुखार भी नहीं है। नहीं। आपको कहेंगे यार आप जो कोई और कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है डाइट का, नहीं नहीं मुझे है नहीं। बड़ी अजीब किस्म की फैटिक होती है, ये नॉन स्पेसिफिक फैटिक होती है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है ये कोरोना की। ठीक है। या तो इसके साथ ये होगा, बाकी इसमें कोई बड़ी चीज़ हमारे यहाँ नहीं आती, हाजमा हमारे यहाँ कोई इतना डिस्टर्ब नहीं होता। वही बात है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है ना इसके अंदर, तो ये 3 से 6 महीने तक कोविड की सिम्टम चलती है। इसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड कहते हैं, और ये यूजुअली अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा। इसके अंदर 2 बड़ी बातें हैं, ये ज़रा स्पेशल है। अगर ये मेल को भी है तो बाज़ औक़ात मेल की फर्टिलिटी जो है यानी जो सेक्सुअल पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा। जी हाँ, वो सब इनफर्टिलिटी केसेस कहते हैं हम इनके अंदर। लेकिन ये जो होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्योंकि कोविड बहुत फैल चुका है और ये लोगों में होगा। अच्छा बाद लोग जो है वो नहीं जाते डॉक्टरों के पास, अच्छा महसूस करते हैं कि भाई ये पता नहीं हमें कैसा हुआ, तो उनके लिए ये है कि ये बीमारी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। 3 से 6 महीने बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा फिर एक दफ़ा ये भी हुआ है कि यही इनको जैसे वीकनेस थी, फिर इन्होंने वैक्सीन लगा ली। जब वैक्सीन लगाई तो वो वीकनेस तो चल रही है ना 3 से 6 महीने में, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें जो कमज़ोरी हो रही है या हमारे बच्चे पैदा होने के लिए तो मुश्किल हो रही है, मैं इसलिए लफ्ज़ ले रहा हूँ कि ये यूज़ हो रहे हैं हमारे हाँ, बिल्कुल, ये वैक्सीन से हो गया। अब उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई हुकूमत की पॉलिसी होगी कि भाई वो वैक्सीन लगाओ बच्चे नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अब ये बात भी जब हो ही गई है तो मैं कर लेती हूँ। मुझे काफी लोगों ने ये कहा कि यार ये मतलब अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो फिर शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद एक सिलसिला ही नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं यार, मतलब किस तरह की बच्चों वाली बातें, और ये बड़ी आम है बातें, और आम बातें जब हम लोगों को सुनने को मिलती है तो ये स्क्रीन पे इसलिए डिस्कस की जा रही है ताकि आपको पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीज़ है, ये वजह लॉन्ग कोविड है। अच्छा, इसकी वजह लॉन्ग कोविड है, वो 3 से 6 महीने तक अंदर है मौजूद है, वो सिम्टम दे रहा था। हाँ। आप समझ रहे कि हमारी पावर उससे कम हो गई। देखिए ये पीरियड कवर हटा, वो कवर हो गया, समझे ना। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इतनी जल्दी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करें। जो भी चीज़ वैक्सीन आ रही है या उसका इलाज हो रहा है, सोच समझ के हो रहा है भाई। इस तरह से थोड़ी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, हर चीज़ हर कोई रिकमेंड कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी का भी दिमाग नहीं है। बिल्कुल है, मेरी रिसर्च है अपनी इन चीज़ों पे कि मैं नहीं समझता कि वैक्सीन से या इस बीमारी से कोई ऐसा इन्फर्टिलिटी का केस डेवलप हुआ हो। सब इन्फर्टिलिटी ज़रूर होती है, लेकिन वो बाद में रिकवर हो जाती है। तो मेरा मैसेज यही है कि इतनी जल्दी अफवाहों पे जो है आप जो है कान ना रखें, ये अफवाहें हैं ये, और अपना ट्रीटमेंट कराएं। और ठीक है इम्यूनिटी ज़रा कम है, कमज़ोरी हो रही है, ये आपके कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैक्सिमम 6 मंथ है, इसमें आप सही हो जाएंगे। नहीं हो तो आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें कि कोई और वजह तो नहीं है कि इसके साथ जो होती है। तो मैं ये कहता हूँ अपने इसमें हेपेटाइटिस भी आ जाता है, आपका लॉन्ग कोविड आ गया आपका, और दूसरी जो बीमारियाँ आपकी ब्रेन की हैं। अब मिसाल के तौर पर एक इसमें आगे लॉन्ग कोविड में मेमोरी आपकी कम हो गई। आपने देखा इसके साथ साथ आपने सूंघने की सलाहियत कम हो गई। आपने देखा कि कहाँ हेयरिंग कम हो रही है, आप परेशान हो गए। आपने कहा ये वैक्सीन से हो गया, ये वैक्सीन लगी तो उसके बाद हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये वैक्सीन से नहीं हुआ है, ये वही लॉन्ग कोविड है जो अभी चल रहा है। वो अपनी शक्ल बदल रहा है, थोड़े थोड़े करते करते 4 से 6 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक जो भी मैंने केस देखे हैं जिनकी जो है सूंघने की सलाहियत, सुनने की ताकत कम हुई है, इनकी मेमोरी कम हुई, ये बाद में सब रिकवर्ड हो गए। अच्छा। कुछ अर्से में आप देखें, आप देखेंगे लोगों से पूछेंगे कि हम बाद में सही हो गए, लेकिन उन्होंने इतना मामला किया कि ये क्या हो गया हमको, है ना। तो सब्र तहम्मुल बड़ी चीज़ है, समझे। हर चीज़ जो है सोच समझ के आई है, वैक्सीन भी सोच समझ के आई है, इसके साथ जो उसका इलाज हुआ वो सोच समझ के आया है। तो मैं समझता हूँ सब्र तहम्मुल से आप देखें और इन बातों जो मैं कह रहा हूँ उन पर अमल करें। ये अपील है मेरी कि इतनी जल्दी जो है आप जो है मिसगाइड ना हों, और ये सब चीज़ें की स्टडी करें। इंशाअल्लाह हमारे अवाम भी सुकून का साथ लेंगे और हमारी वैक्सीन का जो थोड़ा बहुत पार्ट बाकी रह गया वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम खत्म हो रहा है अब, मतलब शो का नहीं, सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है।
शो का बोला तो गया, 11 बजे तक हूँ मैं भी, आप लोगों ने देखना है। डॉक्टर साहब जाते जाते क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वाले को? जी हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो भी बीमारियां हैं, देखिए डॉक्टरी चेकअप बहुत ज़रूरी है, और जो भी आप ले रहे हैं इतनी जल्दी उसके साथ कोई फैसला नहीं करें कि वो आपको नुकसान दे रही है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप वैक्सीन लगाएं, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप सेरोलॉजी का टेस्ट कराएं, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो SOPs की गई हैं उन पर अमल करें, वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। अगर एपिडाइटिस आपको हो रहा है या आपको कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, आप ना घबराएं, परेशान ना हो, अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। मैं समझता हूँ आप बहुत जल्द रिकवर्ड भी होंगे, आप भी सही होंगे, आपका मुल्क भी अच्छा होगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। 11 बजे तक मैं आपके साथ हूं और अब होगा हमारा अगला सेगमेंट स्टार्ट, पर उसके लिए मुझे ब्रेक पे जाना होगा, तो लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।